हर एक को गिरफ्तार कर रहा हो, यकीनी तौर पर गिरफ्तार करें। गोली चलाना है गोली चलाएं, लेकिन हम अब उन सीनियर पुलिस अफसरों को टारगेट करेंगे और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करेंगे और उनको जेल पहुंचाएंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम, नया कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून CAA और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है। प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस के हिंसा में लिप्त होने के बहुत से वीडियो जनता के सामने हैं। देश भर में मनुस्मृति वालों की साजिशों के खिलाफ सभी धर्मों के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सरकार रंग बदल कर नई साजिशें करने में लगी है। अब जबकि CAA NRC नाकाम होता नज़र आ रहा है, अब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR के लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है और इस काम के लिए बड़ा बजट भी पास किया गया है। इन सभी इश्यूज़ पर और उत्तर प्रदेश में पुलिस के ज़रिए की जा रही ज़्यादतियों की खबरों के बीच मंगलवार को नई दिल्ली के विमेन प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें SDPI सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी तस्लीम रहमानी, जाने माने वकील महमूद प्राचा और राष्ट्रीय जनहित पार्टी के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने मीडिया से बात की। उत्तर प्रदेश सरकार ने CAA के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों को हिंसक बनाने का आरोप जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI पर लगाया है, वहीं ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि इस संगठन ने प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाया था। इसका भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया गया है। आज हम मीडिया स्टार वर्ल्ड के प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम में आपको ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंचा रहे हैं ताकि आप खबर की तह तक पहुंच सकें। किसी वजह से महमूद प्राचा की वीडियो हमें नहीं मिल सकी है, इसलिए हमने उनका इंटरव्यू अलग से किया है, जो अलग एक एपिसोड में आपको पहुंचाएंगे। अभी आप देखें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। CAA को लेके पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट चल रहा है और NRC भी जाहिर है उसके साथ जुड़ गया है। हालांकि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कुछ भी इसका नहीं है, इसे लेना देना नहीं है, लेकिन इसको लेके पूरे मुल्क में करोड़ों लोग तकरीबन हजारों शहरों में मुल्क के खड़े हुए हैं, करोड़ों लोग खड़े हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं, आपसे ज्यादा किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये लोग मुसलमान नहीं है खाली, जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है, बल्कि हर कम्युनिटी के लोग हैं। इस मुल्क में जो भी सेकुलरिस्ट, सोशलिस्ट और इंसाफ में यकीन रखने वाले लोग, सोशल जस्टिस की फोर्सेज हैं, दलित फोर्सेज हैं, सब की सब एक साथ खड़ी हुई हैं। और ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से एक JP मूवमेंट यहाँ खड़ा हुआ था, या जिस तरीके से हमने एक ज़माने में हमारे पुरखों ने आज़ादी की जंग लड़ी थी और बच्चा सड़कों पे था, इसी तरीके का एक मूवमेंट अभी फिर दिखाई दे रहा है। बड़ी तादाद में हमारी ख़वातीन भी इसमें निकली हैं, वुमेन फोक निकला है, नौजवान लड़के बच्चे निकल रहे हैं, पूरा स्टूडेंट क्लास खड़ा हुआ है। तो एक जन मूवमेंट है, एक अवामी मूवमेंट है, जनतांत्रिक मूवमेंट है, जिसका ना किसी कास्ट, कम्युनिटी, कलर, रीजन, लैंग्वेज, किसी से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया का मूवमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का मूवमेंट है, सेकुलरिज्म को बचाने का मूवमेंट है। लेकिन इस मूवमेंट को लेके BJP रूल स्टेट्स ने जो रवैया अख्तियार किया है, वो बहुत ही बदकिस्मती वाला, बदबख्ताना रवैया है। इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है वो दमनकारी नीति अपनाना चाहती है, और उसको भी लीड करने में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आगे दिखाई दिया। अभी तक 27 डेथ हुई है जब से ये बिल पास हुआ है। पर्टिकुलरली 14 दिसंबर के बाद से अब तक में 27 मौतें हो चुकी हैं, उसमें 20 के करीब मौतें अकेले उत्तर प्रदेश में हुई हैं। और हैरत की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के उसमें उन लोगों को न तो किसी मुआवजे का ऐलान किया गया है, न उनके लिए कोई सुनवाई दी गई है, बल्कि बहुत बड़ी बदकिस्मती और कंडेमेबल है कि उत्तर प्रदेश के DGP साहब ये कहते हैं कि जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने ही अपने ऊपर गोली चलाई है। जितनी गोलियां चली हैं, ज्यादातर जो है वो पुलिस की गोलियां नहीं है, बल्कि जो वीडियोज आ रहे हैं
वो वीडियो ये बता रहे हैं कि प्राइवेट लोग, अनयूनिफॉर्म लोग, उनके हाथों में पिस्टल है। हैरत है कि अब आज पुलिस के हाथों में लाइसेंस और फॉर्मल वेपन्स न होके नकली हथियार, जो कट्टे, देसी कट्टे होते हैं, उन देसी कट्टों के साथ फायरिंग की जा रही है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस यूपी पुलिस ने की है, उसमें भी उन्होंने ये वो शब्दावली इस्तेमाल की है, वो वोकैबुलरी जो यूज कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस, वो ऐसा है जैसे ये इस देश के नागरिक नहीं होके टेररिस्ट हो। उस पूरे जो प्रोटेस्ट का मूवमेंट है, जो जनहित का मूवमेंट है, उसे इस तरीके से यूपी की सरकार पेश करने की कोशिश कर रही है जैसे कोई टेररिस्ट मूवमेंट चल रहा है। इससे बड़ी बदकिस्मती और बेइज्जती इस देश के आवाम की क्या हो सकती है कि आप एक ऐसे मूवमेंट को, जो लोकतंत्र का मूवमेंट है, उसे टेररिस्ट बना के पेश करें। अभी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने 3 लड़कों को दिखाया और बताया कि ये पीएफआई के लड़के हैं और ये मास्टरमाइंड थे इस मूवमेंट के। अब ये देखिए कि मास्टरमाइंड का वर्ड आमतौर पर टेररिस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहली चीज, वो तीनों लड़के जिनको उन्होंने दिखाया, उनको हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। उनमें से एक लड़का वहां मौजूद ही नहीं था, पूरे उस प्रोटेस्ट के दौरान वो अपने गांव में था। दूसरा लड़का किसी काम से आके वहां ठहरा हुआ था। ऑफिस में रेड की जा रही है, ऑफिस से किताबें उठाई, पंफलेट उठाए, जो सामग्री, प्रोटेस्ट की सामग्री होनी चाहिए। बहुत सारे लोग प्ले कार्ड बना के, कौन सड़कों पे प्ले कार्ड लेके चल रहा, वो प्ले कार्ड, पंफलेट, हैंडबिल, ये सब उठा के बोल रहे ये टेररिज्म का ये है, ये मटीरियल है। इससे बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क में क्या होगी कि आप जो हमारा इस पूरे मूवमेंट का, जो पूरे देश में चल रहा है, इसके लिटरेचर को उठा के आप उसे टेररिस्ट मूवमेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे पहले रिहाई मंच वहां अरसे से काम कर रहा है। आप मीडिया के लोग हैं, आप जानते हैं, रिहाई मंच ने हमेशा बेकसूरों को, मजलूमों को बचाने की कोशिश की है। वहां से रिहाई मंच के अध्यक्ष हमारे एडवोकेट सुहैल साहब, जिनकी उम्र अभी 70 साल के ऊपर हो चुकी है, उनको घसीटते हुए पुलिस लेके गई है और 307 जैसी दफाएं उनके ऊपर लगाई हैं। जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं एसआर दारापुरी साहब, उनको सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत से पूरा देश जानता है, उनको पुलिस ने उठाया और बेइज्जती करते हुए उनको लेके गए, उनके ऊपर ऐसी धाराएं लगाई। 4,500 से ज्यादा लोग गिरफ्तार है। इसके अलावा हजारों लोगों के नाम मुख्तलिफ शहरों में, रामपुर में, संभल में, लखनऊ में, मुरादाबाद में, इन सब शहरों में हजारों लोगों के नाम बेनाम एफआईआर उन्होंने दर्ज किए, जिससे उनको ये मौका मिल जाए कि वो जब जी चाहे, जितने लोगों को चाहे उठा के अंदर जेल में बंद कर देंगे। तो ये सब चीजें, 60 से ज्यादा दुकानों को सील किया गया, 67 शॉप्स को सील किया गया। क्या इख्तियार है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ? वो ये कहते हैं कि हम सीसीटीवी पे सब देख रहे हैं और इनकी जायदादें जब्त कर लेंगे। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को ये हासिल है कि वो किसी को भी सिर्फ कैमरे में देखे और उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर दे? ये दमन नहीं है तो क्या है? एक्स्ट्रा जुडिशियल स्टैप ले रहे हैं इस मुल्क पे। अभी कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद है, अगर कोई कसूरवार है तो उनका ट्रायल किया जाएगा। विदाउट ट्रायल आप दुकानें सील कर देंगे, प्रॉपर्टी सील कर देंगे और कहेंगे लोगों को हम घरों से बाहर निकाल के उनको जेल में डाल देंगे और उनकी जायदाद जब्त कर लेंगे। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ये भूल रहे कि वो चीफ मिनिस्टर है या राजा है। यह किंगशिप नहीं है, इंपीरियलिज्म नहीं है। कोई राजा बन के दमन करे, कोई चीफ मिनिस्टर राजा बन जाए, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि एक्टिविज्म को टेररिज्म में कन्वर्ट करने की जो कोशिश उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, वो इस देश के जो पॉपुलर मूवमेंट है, पब्लिक मूवमेंट है, उस पब्लिक मूवमेंट को दबाने की कोशिश। मगर एक बात हम मुबारकबाद देते हैं इस देश के नौजवानों को, इस देश के स्टूडेंट्स को, इस देश में अपनी महिलाओं को और तमाम लोगों को जो इस मूवमेंट में बाहर आए हैं कि इतने दमन के बावजूद लोगों ने सड़कों पे आना बंद नहीं किया है। आज भी लोग सड़कों पर हैं, आज भी जामिया सड़कों पर है, आज भी उत्तर प्रदेश में भी वो सारे के सारे जो मूवमेंट जो चल रहा था, वो इतने बड़े दमन के बावजूद, इतने बड़े जुल्म, जबर और बर्बरता के बावजूद ये रुका नहीं है, मूवमेंट जारी है। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से खास तौर पर ये कहना चाहता हूँ, झारखंड का हशर आपने देख लिया है, कल जो हशर झारखंड में हुआ है, आपको ये गलत फहमी होगी कि आपको 2 साल अभी 3 साल अभी सरकार में बाकी है, आप जो भी चाहे करें, लेकिन 3 साल के बाद शायद किसी जेल में आप ही पड़े हुए दिखाई दे।
ये बात याद रखनी चाहिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को कि 3 साल भी ये जनसैलाब बड़े बड़ी ताकतों को गिराने की क्षमता रखता है। आप इस भूल में न रहें कि आपने 312 सीटें अगर वहां जीतनी है 400 में से तो आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं हो सकता। ये भूल है। जनसैलाब के आगे सरकारें बड़े बड़े बादशाह नहीं होंगे, चीफ मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं होती। उनको भी कोर्ट में ट्राई किया जा सकता है। उनके ऊपर 12 मुकदमे क्रिमिनल केसेस के जो योगी आदित्यनाथ है उनके ऊपर कत्ल के मुकदमे, आतिशबाजी के मुकदमे, लूट के मुकदमे, उनको सड़क पे एमपी होते हुए गोरखपुर के एमपी होते हुए गोरखपुर के पुलिस ने उनको राइट भड़काने के उसने सड़क पे खड़े होकर पीटा है। पार्लियामेंट में खड़े होकर 2 डंडे पड़े पुलिस के, तो पार्लियामेंट में खड़े होकर ये शख्स रो रहा था। आज चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हैं तो वही क्रिमिनल एटीट्यूड जो उनका हमेशा रहा है, उसी क्रिमिनल एटीट्यूड के साथ आज राजकाज चला रहे। शर्म आनी चाहिए। ये इट्स हाईली डिप्लोरेबल कि क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी अगर चीफ मिनिस्टर बन जाए तो पूरी स्टेट को क्रिमिनलाइज कर देगा और लोकतंत्र की पॉलिटिक्स की जो पॉलिटिकल राजनीतिक आवाजें हैं उनको क्रिमिनलाइज करेगा, उनको टेरराइज करेगा। हम बहुत भरपूर शब्दों में उसकी निंदा करते हुए उन्हें वार्निंग देते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश जो पूरे देश में जो मूवमेंट चल रहा है वो उत्तर प्रदेश में आपके दमन की वजह से रुकेगा नहीं। आप चाहे 303 नहीं 400 सीटें ले जाए, इसके बावजूद आपकी सरकार उस खतरे में आ जाएगी कि अगर पूरा उत्तर प्रदेश का आवाज सड़कों पे आ गया तो आपकी 400 सीटें आपकी गद्दी को बचा भी सकेगी। और यही बात मैं सेंटर में बैठे हुए अपने नरेंद्र मोदी जी से भी, अपने प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर से भी कहता हूँ। एक बात मशहूर है, नकारे खुदा, नकारे आवाज़े खल्क को नकारे खुदा समझो, आवाज़े खल्क को नकारे खुदा समझो। खल्कुल्लाह यानी अवाम सड़कों पे है, इसकी आवाज को या तो आप आज सुन लीजिए वरना आपके कानों से रुई निकाल के आवाज अपनी आवाज आप तक यकीनी तौर पर पहुंचा देंगे। और आप झूठ का सहारा न लें। हमें शर्म आती है, हम एक सम्मानित देश है, पूरे दुनिया में हमारा सम्मान किया जाता है भारत की हैसियत से। और अगर भारत का प्रधानमंत्री पब्लिक रैली में खड़े होकर झूठ बोलेगा तो पूरे देश का सर जो है वो शब्द से झुकता है। खुले तौर पर प्रधानमंत्री जी ने रामलीला ग्राउंड की रैली में झूठ बोला लोगों के सामने। निंदनीय है कि हमारा प्रधानमंत्री पूरे देश को हमारी जमीन पे खड़े होकर शर्मिंदा कर रहा है और ये कहता है कि पूरे भारत में कोई एक डिटेंशन सेंटर नहीं है। आपने आसाम के डिटेंशन सेंटर नहीं देखे? 4000 से ज्यादा लोग ग्वालपाड़ा में एड्रेस मौजूद हैं, वहां पर डिटेंशन सेंटर में जालिमाना तरीके से रह रहे हैं। लोगों ने कहा है कि डिटेंशन सेंटर नहीं है, जहन्नम है वो, उस जहन्नम में। और आप कह रहे हैं एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं है। 64 करोड़ रुपीस टेंशन में है 10 डिटेंशन सेंटर्स के। अकेले असम में 35 डिटेंशन सेंटर कर्नाटक में बन रहे हैं और आप कह रहे हैं मुल्क में एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं है। आप महिलाओं के रेप की बात करते हैं कि वहां पर कहाँ दुनिया भर की महिलाओं के रेप की बात कर रहे हैं। हमारे देश में हर एक 30 सेकंड में एक महिला का रेप होता है। 15,000 महिला का मोलेस्टेशन या रेप पर डे हो रहा है। आप रोक नहीं पा रहे हैं। आपकी पार्टी के एमएलए एमपी उसमें इन्वॉल्व है, आपके एक्स मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व है और आपकी सरकार उनको बचाती है। उसके बाद आप किस मुंह से महिलाओं के संरक्षण की बात करते हैं? आप कौन सा झूठ है जो आप नहीं बोल रहे? आप कह रहे हैं एनआरसी को लेके 2014 से हमने कोई बात नहीं की। आप उठा के देखिए होम मिनिस्टर साहब के स्टेटमेंट। आप ही लोगों ने कल अखबारों में लिखा है कि कितने स्टेटमेंट आए हैं कि जिसमें हमारे होम मिनिस्टर ने भी, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी एनआरसी की बात की और आप कहते हैं कि एनआरसी का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। आपने असम में जो एनआरसी हुआ उसको भी होम मिनिस्टर जी ने कहा, खुद कहा कि जो असम में एनआरसी हुआ अब हम दोबारा से पूरे मुल्क का एनआरसी करेंगे तो असम का भी दोबारा से करेंगे। आपने उस पूरे जो 6 साल की प्रीति थी उसको भी खारिज कर दिया। आप किस तरीके से इस देश को आगे लेके जाना चाहते हैं? क्यों दमन कर रहे हैं? इस देश के लोग प्यार करते हैं और अपनी हुकूमत चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, हम हुकूमत का सम्मान करते हैं। हम जो संवैधानिक पद हैं उन संवैधानिक पदों का एहतराम करते हैं। लेकिन अगर उन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग झूठ बोलने लगेंगे और झूठ के जरिए से अपनी सरकार को चला के दमन करेंगे, लोगों के हित का ख्याल नहीं करेंगे,
2014 से लेकर अब तक 4 टाइम्स जो है कीमतें बढ़ चुकी है। आपने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, 2 करोड़ से ज्यादा लोग जॉबलेस हो चुके हैं। जितना जॉबलेस फेस के आंकड़े अब आए, इससे पहले कभी नहीं थे। क्या मुसीबत है। मतलब डिमोनेटाइजेशन के नाम पे जितने बड़े दावे आपने किए थे, सारे के सारे झूठे साबित हुए। और अब आप कम्युनलिज्म की बुनियाद, हिंदू मुसलमान के नाम पर आप इस देश को चलाना चाहते हैं। आप इस देश को 1947 से पहले वाली दिशा में लेके जाना चाहते हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम 2019 में जी रहे हैं, हमको 2019 वाला भारत चाहिए। हमें 1947 की वो बहसें जो खत्म हो चुकी थी उस जमाने में, आप उन्हें दोबारा से जिंदा करके इस देश को चलाना चाहते हैं। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस देश के तमाम लोग, 137 करोड़ लोग आज इसे बर्दाश्त करना नहीं चाहते। हम इसीलिए आज आए हैं कि जितने लोगों को अरेस्ट किया गया है उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, उन सबको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। उनके ऊपर जो केसेस, जो NSA लगाने की आप तैयारियां कर रहे हैं, उसे रोका जाए। जितने लोगों के दुकानें या मकानात सील किए उन्हें फौरन डीसी करके उन्हें रिस्टोर किया जाए। और जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकने की जुर्रत ना करें। मैं ये कह रहा हूं, जुर्रत ना करें। मैं खुल के कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ से कि उनको पीसफुल प्रोटेस्ट को जारी रहने दें और उसमें अपनी क्रिमिनल अकल ठोस के और उन पीसफुल प्रोटेस्ट को वायलेंट करने की कोशिश जो आप अब तक करते रहे उससे बाज आ जाएं। वरना उस उत्तर प्रदेश में वो जन सैलाब खड़ा होगा कि आपसे संभाले नहीं संभलेगा। मैं ये वार्न करना चाहता हूं उनको। और जो पब्लिक मूवमेंट चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो दलितों की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सेकुलरिस्ट लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे जिसकी भी ऑर्गेनाइजेशन, उनको टेररिस्ट बनाने की कोशिश आप करेंगे तो आप जान लीजिए कि टेररिज्म की ये 4 उंगलियां खुद आपके ऊपर उठ रही हैं। ये आप स्टेट को टेरराइज करना बंद कीजिए और डेमोक्रेटिक राइट जो लोगों के हैं, उन डेमोक्रेटिक राइट्स का एहतराम कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और उनको जारी रखिए। यही मुझे आज आपसे अर्ज करना था। अभी हमारे भानु प्रताप सिंह जी इस विषय में जो कुछ कहना है वो आगे बोले। कि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सुबह से लेकर शाम तक झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलना है। और उनका झूठ आ भी जाता है, आप ही लोग दिखा देते हैं कहाँ उन्होंने झूठ बोला है, कैसे बोला है। और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्य यह है कि एक भगवा चोला, एक साधु का चोला पहने हुए व्यक्ति एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है और उसके बाद जितनी भी उसकी एक्टिविटी है वो बिल्कुल एक अपराधी व्यक्ति की तरह है जिस तरह से किया जा रहा है। कोई भी सबूत न तो सरकार के पास न ही पुलिस के पास ऐसा नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि जिन लोगों की प्रॉपर्टी सील की गई है या जिन लोगों को जबरदस्ती जो सोशल एक्टिविस्ट है उनको बंद करके रखा गया है, उनकी तरफ से कहीं भी किसी भी तरह की कोई हिंसा की वारदात हुई है या उकसाने की वारदात हुई है। वो सारे के सारे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर सरकार करती है तो सरकार को यह भी दिखाना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है कि ये लोग जिनको हमने डिटेन किया है, जिनको बंद किया है, जिनके खिलाफ FIR है, वो इस तरह से शामिल है। कोई क्लिप दिखानी चाहिए। आपके सामने होगा, जामिया में आपने देखा सारी बातें कही जा रही कि जामिया के स्टूडेंट ने किया था, लेकिन उसके बाद में जब सारी वीडियो सब सामने आई, उन सारी वीडियो में यही सिद्ध हुआ कि जितनी भी गुंडागर्दी की है वो पुलिस ने की है, स्टूडेंट्स की तरफ से कहीं कुछ नहीं था। और स्टूडेंट्स ने लड़कियों को भी लड़कों को भी लाइब्रेरी में घुस के मारा और बाद में जहां तक कि गोली नहीं चलाई, बार बार पुलिस कहती थी कि गोली नहीं चलाई, लेकिन उसके बाद में जब सिद्ध हो गया, यहाँ पे डॉक्टर संजय गुप्ता सफदरजंग हॉस्पिटल जिन्होंने 2 गोली लगने वाले स्टूडेंट्स का ट्रीटमेंट किया, उन्होंने कहा कि ये बुलेट इंजरीज है। उसके बाद पुलिस ने मारा कि गोली तो चली लेकिन वो पुलिस की गोली नहीं है, बाहर की है। और बाद में जो वीडियो आई उसमें साफ दिखाया कि पुलिस गोली चला रही है। यहां भी उत्तर प्रदेश में डीजीपी ने मना किया कि किसी पुलिस वाले ने गोली नहीं चलाई, लेकिन उसके बाद जो वीडियो लगातार आप लोग देख रहे हैं, आप सबके माध्यम से आ रही है, उसमें बाकायदा पुलिस को रिवॉल्वर लिए, पिस्टल लिए, वो कट्टा है जो भी है, गोली चलाते हुए दिखाया जा रहा है। तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। लोकतांत्रिक देश हमारा है, धर्मनिरपेक्ष देश हमारा है, हमें संविधान ने अधिकार दिया और हमारे अधिकारों का, जनता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं, वैसे बता दी तस्लीम जी ने, कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये इस बहकावे में ना रहे कि ये हिंदू मुस्लिम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। ये आंदोलन हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये पूरे भारत का आंदोलन है, भारत की जनता का आंदोलन है। हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय का व्यक्ति,
हर गांव शहर का व्यक्ति इसमें शामिल है, स्टूडेंट शामिल है, इसमें गांव के लोग शामिल हैं, बूढ़े लोग शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं, जवान शामिल हैं। हर किसी का आंदोलन है, देश को बचाने का आंदोलन है, देश के लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है और संविधान को बचाने का आंदोलन है। और मैं एक चीज और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, झूठ जिस तरह से प्रधानमंत्री बोलते हैं उसके कोई कहने की बात ही नहीं है। कल भी आपने वीडियो में देखा और आज ही मैंने न्यूज देखी है कि एनपीआर के विषय में शुरू कर दिया। तो एनपीआर क्या है? एनपीआर एनआरसी की पहली सीढ़ी है जिसको ये करना चाह रहे हैं। अफसोस की बात है, ये समझ में नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को, कितने रजिस्टर बनाएंगे आप? 10 साल में आप देश में जनगणना करवाते हैं, वही रजिस्टर, वही 14 इंफॉर्मेशन जो आप एनपीआर में मांगने वाले हैं, वही 14 इंफॉर्मेशन आप उसमें मांग रहे हैं। अब आप एनपीआर बना रहे हैं, आधार कार्ड आपके पास में है, वोट 18 साल से ऊपर के जितने उनके वोटर कार्ड आपके पास में, कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए? एक ही तरह की इंफॉर्मेशन कितने रजिस्टर बनाएंगे? क्या कहें इसको? क्या ये समझदारी है? क्या ये जरूरी है? जो देश में जरूरी चीजें हैं, जिनकी जरूरत है, सरकार उनको एड्रेस करे। चाहे वो महिला सुरक्षा का मसला हो, चाहे बेरोजगारी का मसला हो, चाहे वो किसानों का मसला हो, मजदूरों का मसला हो, चाहे वो देश के जो हमारे सैनिक हैं, जो आप देखेंगे कितने समय से लगातार 1650 दिन से ज्यादा हो गए ओआरओपी वाले जो लोग हैं, मतलब जो जरूरी चीजें हैं, जो एजुकेशन का मसला है, आप उस पर कुछ नहीं कह रहे। आप वो सारी चीजें बात आपके लिए क्या है कि हिंदू मुस्लिम करके इस देश को बांट दो आप। ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा और आपके माध्यम से हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को अपना रवैया बदले। ये एक्ट जो बनाया है सीएए, ये तो वापस लेना ही पड़ेगा। एनसीआर, एनआरसी और एनपीआर सबको बंद करे सरकार, अन्यथा ये आंदोलन जो अभी देख रहे हैं इससे जबरदस्त तरीके से पूरे देश में आंदोलन होगा। मैं स्वागत करता हूँ। और आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले यूपी के लोकल मीडिया में 2-4 दिन पहले खबर आई थी और आज नेशनल मीडिया में कल से ये न्यूज़ फ्लैश कर रहा है कि पूरे मुल्क में जो एक तहरीक चल रही है सीएए और एनआरसी के विरुद्ध में, उसमें जो वायलेंस हो रहे हैं, उस वायलेंस की पूरी जिम्मेदारी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे थोपी जा रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे प्लान करती है, एग्जीक्यूट करती है। हम सब लोग यहाँ पर उसे सख्त उसकी मजम्मत करते हैं क्योंकि ये पीपल्स मूवमेंट है। और जैसा कि भानु प्रताप जी ने बताया है कि ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। असल में किसी भी बड़े मूवमेंट को एक पीपल्स मूवमेंट के साथ जोड़ दिया जाना, उसे बदनाम किया जाना, ये खिलवाड़ है लोगों की भावनाओं के साथ, उनकी कुर्बानियों के साथ। जिन्होंने यूपी के अंदर ही खासतौर से 27 लोगों ने कुर्बानी दी है, उनके कुर्बानियों के साथ खिलवाड़ है, जिसमें 8 साल का एक बच्चा भी शामिल था। हमें इंश्योर करना होगा कि ये पूरा का पूरा जो इशू है अभी एनआरसी का, सीएए का, किसी भी तरह से सरकार इसको डिविएट नहीं कर सके, इसको लोगों से अलग नहीं कर सके। पॉपुलर फ्रंट का नाम लेकर हमें बदनाम करके हमारे चंद 1-2 लीडरान को उनके चेहरे पे रुमाल बांध करके मीडिया में लाया गया है जैसे कि बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। ये एक साजिश है मुल्क के खिलाफ, एक साजिश है मुल्क के लोकतंत्र के खिलाफ और उसकी सख्त मजम्मत की जानी चाहिए जो फिलवक्त ये हमारे मुल्क में ट्रेंड चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपी पुलिस ने मोहम्मद वसीम को, जो कि वहाँ कन्वीनर है एडहॉक कमेटी के, उनको गिरफ्तार किया कल, और उसके साथ साथ ही नदीम को गिरफ्तार किया है, मौलाना अशफाक को गिरफ्तार किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो उस वक्त जब वायलेंस हो रहा था वहाँ पर उसमें शामिल भी नहीं थे। हमारे ऑफिस पर रेड किया गया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिस है लखनऊ के अंदर, उस पर रेड किया गया है। वहाँ से जो बुकलेट्स वगैरह हैं वो लिए गए हैं। ये सारी कोशिशें चल रही है और आपको ये समझना होगा कि क्रोनोलॉजिकल क्या है इसको। 2-3 दिन पहले वहाँ के डिप्टी सीएम का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है कि जो वायलेंस यहाँ पर हुआ है उसमें किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई का हाथ है। उसके बाद से ये सारी की सारी चीजें वहाँ पर चल रही हैं। हम आपके माध्यम से पूरे मुल्क को बताना चाहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये आवाम के लिए है, ये लोगों की संगठन है और जब से हम काम कर रहे हैं तब से आरएसएस, बीजेपी और इनकी जो फाशिस्ट नजरिया है उसकी मुखालफत करते हैं, लोगों के अंदर बेदारी पैदा करते हैं। इसलिए ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं या हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आज इस मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ये अवाम
अवामी तहरीक है, अवाम की कोशिश का नतीजा है जो CAA और NRC की शक्ल में उसके विरुद्ध में लोग मैदानों में आ रहे हैं। इसलिए हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे मूवमेंट को डिविएट खासतौर से मीडिया होने नहीं दे। इसे जिस तर्ज पे चलना चाहिए उसी तर्ज पे चलना चाहिए, चाहे वो राष्ट्र का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो हमारे, या किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, उसे किसी भी बात पे कान धरने की जरूरत नहीं है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को एक देव हैकल की तरह पेश करने की भी जरूरत नहीं है। वी आर ओपन टू वर्क इन द सोसाइटी, हमारा सारा काम आपके बीच में है। हमने तो कल देखा है, आज ही बल्कि एक न्यूज में जब आ रहा था कि असम में भी जो दंगा हुआ है उसमें भी पॉपुलर फ्रंट का हाथ बताया जाता है। उसमें एक टीवी एंकर है और जर्नलिस्ट वो बताता है कि नहीं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने तो वहां काम किया है जहां सरकार भी अभी तक नहीं पहुंची है। असम के उन गांव के अंदर या वेस्ट बंगाल के उन गांव के अंदर जहां लोग शिक्षा से वाकिफ नहीं थे, जो तालीम याफ्ता नहीं थे, जिन्हें जिंदगी जीने तक नहीं आता था, वहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने पहुंच करके उनकी जिंदगी को तब्दील किया है। लिहाजा अभी इस वक्त खास तौर से हमें जरूरत है कि हम फोकस करें जो इशू है हमारा CAA और NRC पर, कि उसको किसी तरह से गलत माने में पेश नहीं किया जाए। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आप तमाम लोगों से गुजारिश करता है इस मीडिया के माध्यम से, और जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो हमारी और खवातीन हैं, उनसे कि आप सब लोग जिस कोशिश के साथ, सिर्फ मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ इस CAA और NRC के विरुद्ध में पूरे मुल्क के अंदर एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको जारी रखिए। देखिए, जहां भी वायलेंस हुए किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि वो तमाम रियासतें बीजेपी रूल्ड हैं या बीजेपी कहीं ना कहीं कोalition में रूल कर रही है। और ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि वो स्टेट्स जहां के बीजेपी रूल नहीं कर रही है, वहां क्यों नहीं वायलेंस हुआ, वहां क्यों नहीं पुलिस ने बर्बरियत की, लाठीचार्ज किया, गोली चलाई। दिल्ली के अंदर हम रहते हैं, दिल्ली में आप भी रहते हैं, आपने देखा इनिशियली किस तरह दिल्ली ने रिफ्यूज किया, दिल्ली पुलिस ने, कि हमने गोली नहीं चलाया। हमारे भाई ने कहा अभी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने गोली चलाई, उससे 2 लोग घायल भी हुए, और इसका इंकशाफ किसने किया? एक डॉक्टर ने किया। वहां पर भी यूपी के अंदर भी वही बात आ रही है। पहले वहां के DGP ने कहा नहीं, यहाँ की पुलिस ने गोली नहीं चलाई है, लेकिन अब सुनने में बात आ रही है कि आप कह रहे हैं कि आत्मरक्षा की वजह से गोली चली है। आत्मरक्षा कैसा रक्षा है कि खुद तो बच गए, लेकिन वो बेचारा 8 साल का मासूम मारा जाता है, और पूरी रियासत में 27 लोग मारे जाते हैं। आज तक वहां की सरकार ने कोई मुआवजे का ऐलान नहीं किया उसको, और ना ही कोई इंक्वायरी, वहां पे जुडिशियल इंक्वायरी बैठनी चाहिए वहां पर, इस बात का पता लगाने के लिए कि आखिर कौन सी शक्ति है, ताकत है जो मॉब में या लोगों के बीच में जो पीसफुल प्रोटेस्ट होता रहता है उसमें घुस करके ये वायलेंस पैदा करता है। इसकी जरूरत है। और साथ ही साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे जितने भी इल्जामात और हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है मीडिया के जरिया या सरकार के जरिया, हम पूरी तौर पे उसकी मजम्मत करते हैं। और हमारे तमाम जो कैडर्स हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको फौरी रिहाई का हम यहाँ पर मुतालबा करने आए हैं। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी इस कैंपेन को जो हम नेशनल वाइड चला रहे हैं उसको इंटैक्ट रखें, किसी तरह से दाएं बाएं नहीं होने दें। और साथ ही साथ पॉपुलर फ्रंट के ताल्लुक से कभी भी कोई सवाल आपके जहन में हो, क्योंकि हर 2 साल 3 साल पे हमारे साथ ऐसा होता ही है, जब भी हम लोगों के बीच में ज्यादा घुल मिल जाते हैं, लोगों का प्यार हमें ज्यादा मिलने जुलने लगता है, लोगों की जिंदगी हमारी मेहनत से बदलने लगती है, तो फौरन सरकारें जाग उठी है, फौरन जो है वो RSS की आंखें जो है चढ़ जाती हैं कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से काम कर रही है गांव-गांव जाकर के। तो आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक सोशल मूवमेंट है। यूपी में ही नहीं, इस मुल्क के बहुत सारी रियासतों में हम काम कर रहे हैं। लाखों इसके कैडर्स हैं जो जमीन पर हर तरह की मुसीबत परेशानी सहकर दूर दूर सफर करके काम करते हैं, और वो किसी चीज के अजर नहीं चाहते, कोई उसे उनको कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, उसे कोई बदला नहीं मिलता है। जस्ट एक भगवान से को खुश करने के लिए हम काम करने वाले लोग हैं, और उम्मीद है कि हम इस मुल्क में काम करते रहेंगे, चाहे लोग किसी तरह से हमें बदनाम करने की कोशिश करें, चाहे लोग हमारे लीडरों को गिरफ्तार करें, चाहे हमारे साथ जो भी हो, लेकिन हम जो आवाम को अपलिफ्ट करने और उनको एम्पावर करने की जो अहद हमने किया है वो हम जारी रखेंगे, किसी भी तरह हम उसको बंद नहीं करेंगे। और हम आवाम से अपील करते हैं कि आपका संगठन है, आपकी तंजीम है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में भी हमारी ऑफिस है,
दूसरे स्टेट में भी जहां काम करते वहां भी ऑफिस है। आपका जब दिल चाहे वहां आइए, हमसे बात कीजिए। हमारा प्लान क्या है, हम कैसे काम करते हैं, एजुकेशन पे, लीगल पे या एम्पावरमेंट के लिए हम क्या क्या प्रोग्राम रखते हैं, उन सबको जानने का आपको हक है। इसलिए हम आपको दावत देते हैं कि आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और आप अपनी इस माध्यम से पूरी ताकत के साथ आवाज उठाइए। इतनी बड़ी मूवमेंट को जो पैन इंडिया है और जो किसी भी मजहब के साथ इसको जोड़ा नहीं जा सकता है, ना ही किसी खास नौजवान, बूढ़ों और औरतों और बच्चों में बांटा जा सकता है, इससे अगर कोई सरकार बदनाम करती है तो सीधा सा मतलब है वो डर गई है हमसे, वो लोगों से डर रही है कि लोग अपने अधिकार के लिए सड़कों पे आ रहे हैं, इससे डर रही है। हमारी तंजीम या हमारी संगठन कोई मुल्क से बाहर काम नहीं करती, इससे मुल्क के अंदर इसी जमीन पर रह के हम काम करने वाले लोग। इसलिए हमें अपने अधिकार के लिए, यह हमारा जन अधिकार है, हम अपने अधिकार के लिए कोशिश करते रहें और जो बात सच हो उसको आप आगे छापिए, आगे लोगों को बताइए, तब जाकर के ये हकीकत जो है सामने आएगी। चाहते हैं कि वो सभी अफसर उत्तर प्रदेश के सुन लें। अभी आपको बताया गया है कि कानून के विरुद्ध जो भी कार्य करेगा, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, डीजीपी हो, आईएएस ऑफिसर हो, कैबिनेट सेक्रेटरी हो, कुछ भी हो, या कोई पुलिस का एसएसपी हो, अगर वो कानून के खिलाफ, भारत के कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ कार्य करेगा तो वो एकदम गैर कानूनी होगा। वो इसी तरह का अपराध है जैसे कोई आम व्यक्ति करता है। तो पुलिस की जो ये एक्शन चल रहा है, हम अब उन सीनियर पुलिस अफसरों को टारगेट करेंगे और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करेंगे और उनको जेल पहुंचाएंगे यदि वो गैर कानूनी जो आदेश दिए जा रहे हैं आरएसएस द्वारा, योगी जी द्वारा और अमित शाह द्वारा, उनके ऊपर अमल करना बंद नहीं करेंगे तो हम इनके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट्स डालेंगे और टारगेट करके, एक एक अफसर को टारगेट करके, एक एक, हम सब लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, अपने लोगों से, और बहुत दिन से लोग वीडियो बना कर हमारे पास भेज रहे हैं, हमारे पास सभी के सबूत मौजूद हैं। तो हम इन सीनियर ऑफिसर्स को टारगेट करके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे और कानून की प्रक्रिया से उन सभी को जेल भिजवाएंगे। ये ऐसी हम वार्निंग दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून से, उनके आइन से और उनके संविधान के तहत काम कीजिए। किसी भी गैर कानूनी आदेश को, सरकारों के, आरएसएस को नहीं मानेंगे आप, नहीं तो आप कानून के दोषी होंगे। और हमारी वकीलों की एक पूरी टीम जो अब बन रही है वो इस बात का प्रण लेती है कि एक भी पुलिस ऑफिसर, चाहे वो किसी भी लेवल का हो और उसकी कॉन्स्पिरेसी में कितने भी बड़े बड़े अफसर शामिल हों, हम उन क्राइम्स की सजा दिलवाएंगे, रिट डाल के और मुकदमे डाल के सब जगह। तो आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका एक बहुत ही लिमिटेड स्कोप है, उसी पे हम कंसंट्रेट मैं करूँगा कि ये जो एनआरसी और सीएए के ख़िलाफ़ जो एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा हो गया है जो कि स्पॉन्टेनियस था और अपने आप था, बावजूद इसके कि सरकार की सारी एजेंसियां, सारी प्रेस और सारे मीडिया वालों ने इसको दबाने की कोशिश की, तब भी ये बढ़ता ही जा रहा है। और आज भी जितना प्रेस और टेलीविज़न में प्रोटेस्ट नज़र आ रहे हैं वो उसका 5% भी हिस्सा नहीं है जितना एक्चुअल प्रोटेस्ट पूरे देश में आज यहाँ हो रहे हैं। करोड़ों लोग इस वक्त भी सड़कों पर हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है, लेकिन इस सरकार ने अपनी हर जैसे स्कीम चलाई थी, जो अपने आप को राजनीतिक चाणक्य कहते हैं कुछ लोग, हर इशू को जो कि कंट्री के खिलाफ होगा, नेशन के खिलाफ होगा, भारत के संविधान और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ होगा और इस देश के अंबेडकरवादियों के खिलाफ होगा, उसको हर एक को मुसलमानों के खिलाफ बता के इन्होंने अपने राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश की है आज तक। लेकिन जब से भीम आर्मी ने और दूसरे संगठनों ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने जामा मस्जिद पे और उससे पहले भी ये प्रदर्शन करके ये बता दिया क्लियरली हम सब लोगों ने कि ये जो है ये कोई मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये SC ST और OBC के भी खिलाफ है, पूरे देश के खिलाफ है। तब से ये लोग बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं अपना संयम नहीं, सब कुछ खो बैठे हैं। और हमने उसके बाद एक संविधान सुरक्षा समिति भी बनाई थी, अभी पिछले संडे को एक अनाउंस की है, और ताकि ये जो मूवमेंट स्पॉन्टेनियस चल रहा है उसमें सभी लोग, जिसमें पॉपुलर फ्रंट
और दूसरे भी जितने भी संगठन हैं देश के पूरे, वो एक अम्ब्रेला के नीचे आ सकें, क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट भी आ रही थी। तो उसका चंद्रशेखर आज़ाद साहब कन्वीनर हैं और मैं को कन्वीनर हूँ। तो हमने संडे को ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंसमेंट भी की थी और उसकी हम जल्द ही आगे की कार्रवाइयाँ भी आपको बताते रहेंगे। अलग अलग कोऑर्डिनेशन कमेटी पूरे देश में होंगी, वो हम बताएंगे आपको 1-2 दिन में। उसमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये, इनके पास एक ही रास्ता बचा है इस दमनकारी सरकार के पास कि इस आंदोलन को किसी प्रकार से ये हिंसक बता सके। तो हमने उसमें ये एक तो अपील की थी कि सभी अब प्रदर्शन या जलसे जुलूस जो भी होंगे वो हाथ बांध के होंगे। तो उससे भी इनको बहुत बड़ा झटका लगा। तो इसके बाद इनके दमनकारी जो पूरा कंसंट्रेट इन्होंने कर दिया है उत्तर प्रदेश पे किया हुआ है। तो हमारा भी साथियों जवाब अब सबसे पहले उत्तर प्रदेश की तरफ ही होगा। अब तक हम सिर्फ अमित शाह साहब का इस्तीफा मांग रहे थे इसमें, लेकिन आज से अब ये आंदोलन जब तक नहीं शांत होगा पूरे देश में, जब अमित शाह के साथ साथ योगी जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं वो भी इस्तीफा नहीं देंगे। पहला ऐलान तो हम ये करना चाहते हैं, ये आंदोलन अब तब तक नहीं रुकेगा जब तक सीएए वापस नहीं होगा, एनआरसी का जो कानून है सिटीजनशिप एक्ट उसमें चेंजेस नहीं होंगे। क्या चेंजेस करने हैं ये हम अनाउंस करेंगे बाद में हमारी लीगल टीम से बात करके। जब तक अमित शाह साहब इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक आज से योगी जी इस्तीफा नहीं देंगे, पहली तो अनाउंसमेंट हम ये करना चाहते हैं। दूसरा हम ये बताना चाहते हैं कि चुन्नीगंज एक थाना है कानपुर में, वहाँ पे हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस ने खुद अपने थाने में आग लगाई और उसके बाद जो गोली चलाई उसमें हमारा एक साथी जो कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता है, वो भी शहीद हुआ है। ऐसे बहुत सारे भाई हमारे शेड्यूल कास्ट भाई पूरे देश में शहीद हो रहे हैं इन गोलियों के, लेकिन उनके नाम ये सरकारें छुपा रही हैं ताकि, और वो लाठी गोली भी खा रहे हैं हर जगह। सैकड़ों हजारों की तादाद में हमारे SC ST और OBC भाई भी चोट लग रही है उनको पुलिस दमनकारी नीतियों से, लेकिन उसको छुपाया जा रहा है ताकि इसको सिर्फ एक मुसलमानों का एजिटेशन बताया जा सके। तो मैं योगी सरकार को ये वार्निंग दे रहा हूं कि तुरंत से पहले उस परिवार को, जो हमारा शेड्यूल कास्ट परिवार भाइयों का परिवार है, हम आपको वार्निंग दे रहे हैं कि उसको धमकी देना बंद कर दें। उनकी एक बेटी भी वहाँ से गायब है अभी, उसको तुरंत वापस पहुँचाया जाए उस परिवार में, नहीं तो अब हम सब लोग कानपुर के चुन्नीगंज जो थाना है उसके पास जो वाल्मीकि समाज की बस्ती है उसके ऊपर कूच करेंगे, दिल्ली से भी और पूरे देश से अपने लोगों को कूच करने का आह्वान करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम, जैसा अभी हमारे पॉपुलर फ्रंट के साथी ने भी मेरे सामने बताया, तेज सिंह जी ने भी बताया, और हमारे भाई सिंह साहब भी, भानु प्रताप साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे, हमारे वकील भाई हैं, हमारे एकदम एक स्तंभ है हमारे इस सारे जो हम अब चला रहे हैं मुहिम उसके। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो सभी अफसर उत्तर प्रदेश के सुन लें। अभी आपको बताया गया है कि कानून के विरुद्ध जो भी कार्य करेगा, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, DGP हो, IAS ऑफिसर हो, कैबिनेट सेक्रेटरी हो, कुछ भी हो, या कोई पुलिस का SSP हो, अगर वो कानून के खिलाफ, भारत के कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ कार्य करेगा तो वो एकदम गैर कानूनी होगा। वो इसी तरह का अपराध है जैसे कोई आम व्यक्ति करता है। तो पुलिस की जो ये एक्शन चल रहा है, हम अब उन सीनियर पुलिस अफसरों को टारगेट करेंगे और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करेंगे और उनको जेल पहुंचाएंगे यदि वो गैर कानूनी जो आदेश दिए जा रहे हैं RSS द्वारा, योगी जी द्वारा और अमित शाह द्वारा, उनके ऊपर अमल करना बंद नहीं करेंगे तो हम इनके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट्स डालेंगे और टारगेट करके एक एक अफसर को टारगेट करके एक हम सब लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, अपने लोगों से, और बहुत दिन से लोग वीडियो बना कर हमारे पास भेज रहे हैं, हमारे पास सभी के सबूत मौजूद हैं। तो हम इन सीनियर ऑफिसर्स को टारगेट करके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे और कानून की प्रक्रिया से उन सभी को जेल भिजवाएंगे। ये ऐसी हम वार्निंग दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून से, उनके आइन से और उनके संविधान के तहत काम कीजिए। किसी भी गैर कानूनी आदेश को, सरकारों के, RSS को नहीं मानेंगे आप, नहीं तो आप कानून के दोषी होंगे। और हम, हमारी वकीलों की एक पूरी टीम जो अब बन रही है, वो इस बात का प्रण लेती है कि एक भी पुलिस ऑफिसर, चाहे वो किसी भी लेवल का हो और उसकी कॉन्स्पिरेसी में कितने भी बड़े बड़े अफसर शामिल हों, हम
क्राइम्स की सज़ा दिलवाएंगे, रिट डाल के और मुकदमे डाल के सब जगह। तो एक बात तो आप सुन लें, सिर्फ और सिर्फ संविधान चलेगा, कोई मनुवाद की डायरेक्शन नहीं चलेगी। कोई चाहे चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे बैठा हो, ये सब लोग सेवक होते हैं संविधान के और भारत की जनता के। तो पुलिस को ये अपनी जो एकेडमी में आपको पढ़ाया जाता है, आप याद कर लें, आपको जो नौकरी दी गई है वो भारत के संविधान की रक्षा करने और देश की जनता की सेवा करने, उस प्रण को, उस अपने जो आपकी ओथ होती है उसे याद कर लें, नहीं तो आप सब जेलों में मिलेंगे। हम आपको ये साफ साफ बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम अब सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि सभी साथी अब पूरा ध्यान यूपी पे लगाएं। मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, पूरे वेस्टर्न यूपी को जला रखा है। लोगों की प्रॉपर्टीज सील कर रहे हैं जबरदस्ती धमकाने के लिए, गोलियां चला रहे हैं लोगों के घरों में, SC ST और OBC भाइयों के घरों में घुसकर हमारी बहनों और माओं को बेइज्जत किया जा रहा है। तो मैं अपने सभी SC ST और OBC समाज के और दूसरी माइनॉरिटीज जो हैं उनके भाइयों से और बहनों से निवेदन करता हूं कि वो पीसफुल तरीके से अपने घरों के बाहर आए हाथ बांध के। अब एक हम नया ऐलान जो कर चुके हैं, अपने हाथ बांध के सारे प्रोटेस्ट करें और हम देखेंगे कि हम यहाँ दिल्ली पे भी, हम उत्तर प्रदेश की जो यहाँ पे भवन है उस पे भी प्रदर्शन करेंगे, अमित शाह जी के घर पे प्रदर्शन करेंगे। जब तक यूपी में ये दमन बंद नहीं होगा, हम अब सब के सब मिलके यूपी पे ही कंसंट्रेट करेंगे। धन्यवाद साथी। मैं एक ऐलान, मुझे 2 ऐलान सिर्फ करने हैं। एक तो ये कि 26 तारीख को यानी परसों हज़ारों की तादाद में सिविल सोसाइटी के लोग और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस यूनाइटेडली यूपी भवन के बाहर धरना देंगी और एहतजाज करेंगी 26 तारीख को सुबह 11 बजे। अभी और इस्तीफा तो मांगना ही मांगना। इसके अलावा अभी कल जिस तरीके से यूपी भवन के बाहर लड़कों को गिरफ्तार करके उन पर धाराएं लगाई गई हैं और बड़ी मुश्किल से उनको रात में छुड़वाया गया है, हम हज़ारों लोग होंगे, हर एक को गिरफ्तार करना हो, यकीनी तौर पर गिरफ्तार करें। गोली चलाना है गोली चलाएं, लेकिन यूपी भवन के बाहर 26 तारीख को हमारा एहतजाज पुरअमन होगा, हाथ बांध के होगा, लेकिन एहतजाज जरूर होगा। इसके अलावा दूसरा ऐलान हम ये कर रहे हैं कि अगर इन लोगों ने 26 तारीख तक इन लोगों को नहीं छोड़ा, जिनको गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया है, तो लाखों की तादाद में यूपी के अंदर तमाम सिविल सोसाइटी के लोग और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जेलें भरने के लिए आंदोलन छेड़ेंगे। हम सब जेल जाने को तैयार हैं अगर बेकसूर लोगों को जेल से रिहा नहीं किया गया। इसके बाद आपके अगर कुछ सवालात हैं तो आप यू आर वेलकम। सर, आप लोग बार बार कह रहे हैं पूरा देश प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन CAA NRC के सपोर्ट में भी हम लोगों ने कई सारे प्रोटेस्ट, कई सारे एजुकेशन मीटिंग्स, सब जो बीजेपी लीडर्स जो एड्रेस कर रहे हैं वो छोड़ के भी पीपल आर कमिंग आउट एंड सेइंग वी सपोर्ट CAA NRC। और आप लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा होगा, उसमें चल रहा है आप लाखों में प्रोटेस्ट करो, आप हजारों में प्रोटेस्ट करो, हम लाखों में सपोर्ट करेंगे। तो वो तो आपने देख लिया है ना, 1000 रैलीज का उन्होंने ऐलान किया है कि हम 1000 रैलीज और 250 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और वो रैलीज जो निकली हैं वो कैसी रैली है वो भी आपने देख लिया है। इसके बरक्स मैंने कहा हजारों सिटीज में 5000 से ज्यादा शहर है, लाखों लाख लोग निकले हैं और कुल मिला के करोड़ों लोग आ चुके हैं। तो ओपिनियन तो सबकी अपनी अपनी है, लेकिन मैक्सिमम ओपिनियन क्या है ये तो देश देख रहा है, देश को पता है, आपको भी पता है। वो निकालना चाहते निकालें, लेकिन लोग बता देंगे कि कौन किसकी संख्या ज्यादा है और कौन ज्यादा है NRC और के खिलाफ में और CAA के खिलाफ में। किराए की रैली नहीं देखी मैम आपने? प्रधानमंत्री की किराए की रैली जो दिल्ली में की गई है, ऐसे वो किराए के कुछ लोगों को इकट्ठा करके ले आते हैं और फिर वो जो चंद लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, वो भी अपनी बात तो कहेंगे जिस बात के लिए वो कर रहे हैं। पूरे देश को दंगे की आग में झोंकने के लिए जो तैयार हैं, जो RSS का हिंदुत्व का एजेंडा है जिसे वो लागू करना चाहते हैं, तो अपनी बात तो कहेंगे ना। और सरकार उनके पास है, साधन उनके पास है, निश्चित रूप से वो निकलेंगे। लेकिन आप ही कैलकुलेट कर लीजिए कि जिनके पास सत्ता है, साधन है, सब कुछ है, उस सब के बावजूद भी जिनके पास कुछ नहीं है, जिनका सब कुछ आपने बर्बाद कर दिया, नोटबंदी में जिनका पैसा घरों से निकलवा लिया आपने, वो लाखों की नहीं करोड़ों की संख्या में जाति, धर्म, संप्रदाय को छोड़कर आज सड़कों पर हैं। और ये फैसला होना तो सड़क पे ही हो जाएगा फैसला। हम तो पहले भी कह चुके हैं कि सरकार के पास में संसद है, संसद में उछल कूद मचा सकती है, लेकिन हम सड़क पर उसके घुटने टिका देंगे।
संसद से पास हुआ बिल है सर। तो क्या हुआ, संसद से पास हुआ बिल कभी वापस नहीं होता मैम? आपकी इसी सरकार ने जिसने पास किया इसने ही सैकड़ों की संख्या में बिल खत्म कर दिए, रिपील होते हैं मैम। That is my point. 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट केस की सर सुनिए। जी मैं देता हूँ। एक It's my job. हाँ, yes, yes. You're welcome, you're welcome, Please you're carry on. welcome. So what I'm trying to say, sir, is that डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेसी का एक ढांचा है, उसको क्लियर करके ये बिल आया हुआ है ना? तो it is not like it is. So there were people there sitting in parliament who voted for this bill or who walked out or who willingly supported this bill. They are elected by the people. Now They are not elected by the people. They are elected by the EVM, not people. इसलिए, और अगर वो कोई काम कर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो सही काम है या जनता के हित में है या नहीं है, तो जनता का फर्ज है लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध करना, और जनता उसका विरोध कर रही है। और सरकार को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आने वाले समय में सरकार को समझ में आ जाएगा। अब हमें लगता है कि 3 क्रिमिनल्स इस देश को रन कर रहे हैं, पूरे स्टेट और ये जस्ट 144 नहीं है, पूरे मुल्क में इट्स सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी। इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए, कंट्री वाइड मूवमेंट है, उसको क्रश करने के लिए इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इस मूवमेंट को क्रश करना देना चाहते हैं। अभी पार्लियामेंट में कुछ रोज पहले बीजेपी के एक एमपी का स्टेटमेंट आया था कि चाइना ने हमारी 60 किलोमीटर जमीन को ट्रेसपास कर लिया है। चाइना 60 किलोमीटर तक हमारी सीमा में घुसा है। उनका रोचक बयान मैंने देखा, उसमें पार्लियामेंट में बोल रहे थे, सिर्फ उस बात पर पर्दा डालने के लिए मोदी और अमित शाह इस चीज को एनआरसी और इसको सीए के चक्कर में पूरे देश को घुमाना चाहते हैं, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए। अगर ये मर्द के बच्चे हैं, इस देश का गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर और यूपी का हो चीफ मिनिस्टर, तो पाक ऑक्युपाई कश्मीर को उसको आज़ाद कराएं। जो हमारे जो भगवान हैं, हिंदुओं के जो भगवान हैं, मानसरोवर में बैठे हुए हैं, वहाँ उसको आज़ाद कराएं, वो भी हमारा हिस्सा है। और ये जो 60 किलोमीटर चाइना घुसा हुआ है, हाय पाकिस्तान, हाय मुसलमान, हाय पाकिस्तान, इसके अलावा इन तीनों को कुछ नहीं आता है। ये इसको पूरे स्टेट जो मशीनरी है, स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, पुलिस मशीनरी है, उसको टोटल क्रिमिनलाइज किया हुआ है। हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को और इवन इस उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, जो तीनों ही क्रिमिनल मोस्ट हैं, ये पूरे देश को इन्होंने गुजरात बना रखा है। 2002 में वापस पूरे देश को वापस ले आएंगे। ये क्या चाहते हैं? क्या देश को इसको तहस-नहस करना चाहते हैं? दुनिया की नज़र में इस मुल्क की मोदी की वजह से जो सागिरी है, इन लोगों की, इन क्रिमिनल्स की वजह से जो सागिरी है, उसके लिए पूरे देश के लोगों का असर नीचे है। न नौजवानों को रोजगार है, न किसानों को कोई इमदाद है, न कुछ है। सब दलितों को दबाना और मुसलमानों को, पिछड़ों को पछाड़ना, मुसलमानों को इस देश से भगाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो पाएगा। अभी एक ट्रेलर सामने आ गया है, ये इसका झारखंड का। ये निश्चित तौर पर अगर ईवीएम की बदमाशी नहीं हुई, ईवीएम की बदमाशी को हम लोग रोकेंगे, सड़कों पर उसके लिए भी हम उतरने वाले हैं, बड़ा मूवमेंट बनने वाला है। तो निश्चित तौर से ये दोबारा इस देश में नहीं आ पाएंगे। मोदी, अमित शाह, इवन बीजेपी की गवर्नमेंट इस मुल्क के लिए खतरा है, इस देश के नौजवानों के लिए खतरा है, इस देश की एजुकेशन के लिए खतरा है। एजुकेशन पे इनका कितना बड़ा हमला, 4 गुना फीस बढ़ा देना, गरीब का बच्चा क्यों पढ़ेगा? यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी क्यों नहीं लेके आते? ऐसा कोई वेलफेयर काम नहीं है इनके हाथ में। सिर्फ पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र समझ बैठे हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये दलितों को नहीं बताना चाहते कि वो हिंदू हैं, ये पिछड़ों को नहीं बताना चाहते वो हिंदू है, तो वो क्यों हिंदू हैं? ये जबरदस्ती इन्होंने पूरे देश को हिंदू राष्ट्र समझ बैठे हैं। जो इनकी मंशा को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम दलित, पिछड़े और मुसलमान मिलकर इनकी औकात बताएंगे, सड़कों पर उतर के बताएंगे, इनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे लोग कम नहीं पड़ेंगे। हमें उम्मीद है कि ये मोदी साहब, अमित शाह थोड़े सबर से काम लें। ये एनआरसी जो इन्होंने लेके आए, एनआरसी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। ये जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उन्हें मालूम है कि जो आर्यंस बाहर से आए हुए जो आज रूल कर रहे हैं, जो बाहर से आए हुए आज रूल कर रहे हैं, ये बाहर से आए हुए लोग यहाँ के कदीमी बासिंदों को बताना चाहते हैं कि तुम इस मुल्क के बासिंदे नहीं हो। ये एनआरसी मेरे हिसाब से एनआरसी ये सीए है। ये इस तरह से करके मुल्क को ऐसा बांट देना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं, और इनके पास कोई नहीं है। न वेलफेयर है, न स्टूडेंट के लिए कुछ है। देखिए पूरे देश का स्टूडेंट निकल पड़ा है इसके खिलाफ भी, इनकी एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ भी। किस तरह से फीस बढ़ाई है,
जबकि ये एजुकेशन का स्टेट चैप्टर में आता है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ के लोगों को एजुकेशन मुहैया कराएं, लेकिन वहाँ भी इस तरह से कर दिया कि गरीब पढ़ेगा ही नहीं, दलित पढ़ा नहीं पाएगा, पिछड़ा पढ़ा नहीं पाएगा और चंद लोग पढ़ाएंगे, कोई इस देश को ऐसा करेंगे। तो हम आप भाइयों के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम इस सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अगर इन्होंने दमनकारी नीति नहीं होगी, दमनकारी रवैया नहीं बदल रहा, तो निश्चित तौर पर इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का मुसलमान, बहुत सी ईसाई सभी सड़कों पर होंगे, फिर ये अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। और मैं इतनी बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपने देखा खबर की गहराई आपको हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम पहुंचा रहा है, वो आपको किसी अखबार, टेलीविज़न या सोशल मीडिया पर नहीं मिल पाता। हमारी ये कोशिश है कि दर्शकों और ख़बर के बीच की जितनी भी दीवारें हैं वो सब ख़त्म कर दी जाएं और पूरी ईमानदारी से आपको सही हालात से आगाह रखा जाए। आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। जैसा कि आपको मालूम है, हम कुछ नए प्रोग्राम लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा खबरें मीडिया स्टार वर्ल्ड आप तक पहुंचा सके। अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर कर लें ताकि ये खबरें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।